डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी को बड़ी राहत। ईडी की चार्जशीट पर राव रेवेन्यू कोर्ट का सुनवाई से इनकार। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा ईडी सरकार के इशारे पर सोनिया राहुल को किया था फ्रेम। संसद में शीतकालीन सत्र का 12वां दिन, लंबित विधेयकों को पारित करने पर फोकस। कई मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा। यूपी को चमकाने का प्लान तैयार। एआईसीटी से लेकर स्किल डेवलप प्रोग्राम पर योगी से टाटा सन्स चेयरमैन ने की चर्चा। बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव की तारीखों का ऐलान। 15 जनवरी को मतदान, 16 जनवरी को मतगणना के साथ घोषित किए जाएंगे नतीजे। विपक्षी दलों के लिए कड़ी परीक्षा का समय। और दिल्ली की दम घोटू हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार, कई इलाकों में एक्यूआई खतरनाक। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली की सियासत से बड़ी खबर है। सोनिया राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। राव रेवेन्यू कोर्ट ने अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कोर्ट के इस कदम से सोनिया राहुल समेत 7 को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ईडी चाहे तो जांच जारी रख सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया था। हालांकि ईडी की जांच पर कांग्रेस की दलील थी कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जबकि ईडी का दावा है कि एक गंभीर आर्थिक अपराध है जिसमें फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। ईडी ने एसोसिएटेड जनरल्स एजेएल की 2000 करोड़ से अधिक संपत्तियों को गलत तरीके से हड़पने का आरोप लगाया था। राजनीतिक हलकों में इस बैठक को आने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज है और माना जा रहा है कि सरकार और संगठन दोनों स्तर पर संतुलन साधने की कोशिश की जा सकती है। कोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कोर्ट के इस कदम से सोनिया राहुल समेत अब 7 को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और 5 अन्य के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत खारिज कर दी है। राव रेवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला किसी एफआईआर नहीं बल्कि एक निजी शिकायत पर आधारित है। इसलिए ईडी की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत दायर शिकायत विचार योग्य नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत से जुड़ा है। स्वामी ने सोनिया राहुल और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। इस मामले में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी भी आरोपी हैं। राव रेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत दाखिल ईडी की शिकायत प्राथमिकी के बिना सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में ईडी की दलीलों पर फैसला देना जल्दबाजी और अनुचित होगा।
और अगली बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी है। आपको बता दें, लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक होनी है। सभी मंत्री और अधिकारियों को पहुंचने के आदेश दे दिए गए हैं। सभी को 15 मिनट पहले पहुंचने के आदेश जारी किए गए हैं। कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा हो सकती है। यूपी की राजनीति और प्रशासनिक हलचल के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी और अहम बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक सिर्फ औपचारिक समीक्षा तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे आने वाले दिनों की सरकारी प्राथमिकताओं और कार्यशैली का संकेतक भी माना जा रहा है। दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी को 15 मिनट पहले पहुंचने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागीय सचिवों की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि बैठक में कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा जाएगा, सभी अधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ बैठक में आए। प्रत्येक विभाग को अपनी प्रगति रिपोर्ट, लंबित प्रस्तावों की स्थिति और आने वाले समय की कार्य योजना के साथ प्रस्तुत होने को कहा गया है। बैठक शुरू होने से कम 15 मिनट पहले सभी को पहुंचना अनिवार्य किया गया है, ताकि समय पर और व्यवस्थित तरीके से बैठक शुरू की जा सके। और तमाम जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, यूपी की राजनीति में आज की ये बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कौन से ऐसे फैसले हैं जो आज की इस बैठक में लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 3:30 बजे के आसपास ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्री, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार के या राज्य मंत्री, सभी इस बैठक में मौजूद होंगे। इसके साथ ही साथ जो अपर सचिव होंगे, मुख्य सचिव होंगे, प्रमुख सचिव होंगे, तमाम वो अधिकारी जो विभागों से जुड़े हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे। सबका रहना अनिवार्य बताया गया है और किसी को प्रतिनिधि नहीं भेजना है, स्पष्ट कहा गया है। सभी मंत्री खुद, अधिकारी खुद वहां पर स्वयं मौजूद होंगे। और माना यह जा रहा है कि जब अब सरकार, जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसको नया अध्यक्ष मिल गया है, संगठन एक तरह से तैयार हो गया है लगभग, तो उसके बाद अब सरकार की बारी है, क्योंकि चुनाव में अब 2027 की अब शुरुआत में ही चुनाव होने हैं, अगले साल पंचायत का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार की यह कोशिश है कि तमाम जो लंबित कार्य पड़े हैं, जो विकास कार्य हैं, उसकी आज समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे कि तमाम विभागों को यह कहा गया है कि तैयारी के साथ आए और जो प्रगति रिपोर्ट है, जो काम पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, जो चल रहे हैं, जो कंप्लीट हो गए हैं, जिनको आना है, उनकी प्रगति क्या है, इन सब की समीक्षा की जाएगी। कहां पर पैसे की दिक्कत आ रही है, कहां पर कितने पैसे की जरूरत है, तमाम वो चीजें इस बैठक में माना यह जा रहा है कि इस बैठक में सभी दिक्कतें होंगी वो रखी जाएंगी और उसका क्या अब किस तरह से उसको हल किया जाना है, इन तमाम चीजों पर इस बैठक में नजर रहेगी। स्पष्ट तौर पर अगर ये कहा जा सकता है कि सरकार, क्योंकि समय कम है, तो सरकार की कोशिश है कि जो भी विकास के काम है वो कहाँ तक पहुंचे हैं और जल्दी से जल्दी जनता तक जो काम है, बचे हुए हैं, जो चल रहे हैं पाइपलाइन में, उनको जल्दी से जल्दी जनता तक पहुंचाया जाए। तमाम इन्हीं तैयारियों को लेकर आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और कौन कौन से ऐसे लंबित प्रस्ताव हैं जो कि काफी समय से लंबित बताए जा रहे थे, उन पर आज मुहर लगेगी? क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजेगा, सारे अधिकारियों को खुद स्वयं शामिल होना है इस बैठक में। देखिए, क्योंकि सभी विभागों को बुलाया गया, सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे, तो जितने भी विभाग हैं सभी के कामकाज की समीक्षा की जाएगी, प्रगति रिपोर्ट भी की जाएगी और तमाम वो जो मंत्रालय हैं जिनके काम पूर्ण हो चुके हैं, जो काम पाइपलाइन में है, जिनको अभी धरातल पर आना है, सभी की समीक्षा एक साथ की जाएगी और सभी विभागों से प्रेजेंटेशन उनके जो मंत्री होंगे, उनके जो अधिकारी होंगे, उनसे मुख्यमंत्री सीधे तौर पर अपने सामने वहां पर लेंगे और किस तरह की दिक्कतें किस परियोजना में है, किस प्रोजेक्ट में है, क्या उसका सॉल्यूशन है, सभी यहाँ पर देखी जाएंगी। जैसा मैंने बताया कि कोशिश यही है कि क्योंकि अब समय कम है, लगभग सवा साल के आसपास का समय विधानसभा के चुनाव में है, तो ऐसे में सरकार का यह प्रयास है कि जनता से जुड़ी जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो विकास योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जब सरकार जनता के बीच पहुंचे तो अपने जो उपलब्धियां हैं उसको वो गिना सके। और संगठन स्तर पर भी कोई बड़ा बदलाव हो सकता है क्या? जैसी कोई संभावनाएं हैं क्या? क्योंकि पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद कोई बड़ा बदलाव?
बिल्कुल, देखिए पंकज चौधरी को ताजपोशी मिली है, प्रदेश के नए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए हैं। तो जाहिर-सी बात है पंकज चौधरी जब पूरी तरह से कार्यभार वो उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और अगले ही कुछ दिनों में ज़रूर इसमें बदलाव होंगे, क्योंकि जो भी अध्यक्ष होगा वो अपनी टीम तैयार करता है, उसको किस तरह की टीम चाहिए, सरकार से बात करके, संगठन से बात करके, शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, उनसे बात करके संगठन की पूरी तैयारी की जाती है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है, पंचायत चुनाव है अगले साल के शुरुआत में ही, तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर संगठन के विस्तार की बात होगी, संगठन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना, क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण है, सामाजिक समीकरण है उत्तर प्रदेश के, उनमें किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाएगा संगठन को लेकर, ये तमाम तरह की चीजें आगे देखने वाले वक्त में जरूर मिलेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, यूपी की राजनीति में काफी अहम आज बैठक होने वाली है। तमाम अधिकारियों को खुद दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां पे यूपी को चमकाने का प्लान अब तैयार कर लिया गया है। एआई सिटी से लेकर स्किल डेवलप प्रोग्राम पर चर्चा होनी है। योगी से टाटा सन्स चेयरमैन ने चर्चा की है। बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना है। राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित एआई सिटी के विकास में टाटा समूह व्यापक भागीदारी करेगा। इसके अलावा गोरखपुर में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए पूर्वांचल के युवाओं को एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक विधाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ से टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मुलाकात की। इस दौरान एआई, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, रक्षा विनिर्माण, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी, पर्यटन, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग को लेकर सहमति बनी है। सीएम ने कहा कि यूपी में निवेश का बेहतर परिवेश तैयार है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर 16 दिसंबर भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 16 दिसंबर को देश ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में विजय हासिल की थी। 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ही पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। इसी दिन बांग्लादेश को भी स्वतंत्रता मिली थी। विजय दिवस के दिन गांधी पार्क देहरादून में शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों का नमन कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, जनपद देहरादून के जिलाधिकारी सबीन बंसल सहित तमाम सैनिक परिवार के लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। कनकल स्थित प्राचीन दशवेश्वर महादेव मंदिर में साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री ने विधि विधान से रुद्राभिषेक, हवन और पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। पुलिस और प्रशासनिक सुरक्षा के बीच अलर्ट। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे भगवान भोलेनाथ की नगरी में आगामी 2027 में कुंभ मेला दिव्य और भव्य हो, इसकी कामना करने आए हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन को बधाई देते हुए कहा कि उनके आने से युवाओं में जोश है और बाल्यकाल से ही उन्होंने भाजपा और पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत मिलेगी। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि धार्मिक विधि विधान के साथ सीएम साहब ने यह रुद्राभिषेक किया। उन्होंने कुंभ को लेकर परंपराओं के साथ सरकार के साथ खड़े रहने की भी बात कही है। उत्तराखंड कांग्रेस राज्य में प्री एसआईआर की शुरुआत के साथ ही अपने प्रदेश संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति कर चुनावी तैयारी शुरू करने का काम किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कांग्रेस में एसआईआर प्रक्रिया के प्रदेश संयोजक पूर्व विधायक मनोज रावत का कहना है कि हम लगातार काम कर रहे हैं जिससे समय से बीएलए 1 और बीएलए 2 की नियुक्ति की जा सके। साथ ही बीजेपी किस तरह के गलत काम देश भर में कर रही है उस पर भी हमारी नजर है। महाराष्ट्र में मुंबई सहित 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव घोषित होने के साथ ही एक मिनी आम चुनाव जैसा माहौल बनने जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में करारी मात खाने वाले विपक्षी दलों शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और राकांपा शरद चंद्र पवार के लिए ये चुनाव कड़ी परीक्षा लेकर आ रहा है। चुनाव की आचार संहिता आज से ही लागू हो गई है। मुंबई महानगर पालिका पर पिछले 30 वर्षों से शिवसेना
का ही कब्जा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब इस पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की सारी उम्मीदें मुंबई महानगर पालिका मनपा पर ही टिकी है, जबकि मुख्यमंत्री फडणवीस किसी भी कीमत पर इस पर उनसे मनपा छीनना चाहते हैं। इसके लिए वे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से गठबंधन भी करने को तैयार है। लेकिन वहीं शिंदे के प्रभाव वाले ठाणे जिले में स्थित कई महानगर पालिकाओं में भाजपा शिंदे से भी तगड़ा मोलभाव करने से नहीं चुकेगी। प्रतियोगी छात्र आयोग के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ महाआंदोलन कर रहे हैं। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बाहर माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण नजर आया है, जब बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र आयोग पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और आयोग से जवाबदेही की मांग की है। धरना बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को वहां से हटाया, लेकिन इसके बावजूद छात्र दोबारा इकट्ठा होने लगे। हालात को देखते हुए लोक सेवा आयोग के आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल के साथ आरएफएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वे आयोग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आज महाआंदोलन कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन और तेज किया जाएगा। छात्रों की चेतावनी के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली धुंध की परत छाई हुई है और ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 427 दर्ज किया गया है, हवा की गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले सोमवार शाम 4 बजे औसत AQI 427 रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि कल से आज राजधानी के औसत AQI में कुछ सुधार हुआ है। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के आसपास बना हुआ है। आनंद विहार में AQI 410, बवाना में 401, बुराड़ी में 377, चांदनी चौक में 383, ITO में 401, जहांगीरपुरी में 428, मुंडका में 425, नजफगढ़ में 360 और नरेला में 387 रिकॉर्ड किया गया है, जो हवा की गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा दिल्ली से सटे नोएडा में 437, ग्रेटर नोएडा में 447, गाजियाबाद में 444, गुरुग्राम में 345 और फरीदाबाद में AQI सबसे कम यानी 211 दर्ज किया गया है। मथुरा में दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के भीषण हादसा हो गया है। आपको बता दें, घने कोहरे में 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई हैं। इसके बाद वाहनों में आग लग गई है। सूचना पाते ही इलाके के पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गई। अभी तक जानकारी के अनुसार 13 लोगों के मरने की खबर है। 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। काफी संख्या में यात्री परेशान हैं। मौके पर 11 फायर ब्रिगेड और 14 एम्बुलेंस बचाव कार्य में जुटी है। डीएम, एसएसपी समेत सीओ और एसडीएम भी मौजूद हैं। दमकल कर्मियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं एक्सप्रेसवे के इस हिस्से में यातायात को अस्थायी रूप से रोका गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक पहले एक दुर्घटना हुई, जिसके बाद 3 से 6 बसों में आग लग गई। हादसे के समय बसें पूरी तरह भरी हुई थी और सभी सीटों पर यात्री मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह हादसे के वक्त सो रहा था। अचानक जोरदार आवाज के साथ आग फैल गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सीएम योगी के निर्देश पर जनपद बहराइच की पुलिस अपराधियों का सफाया करने में जुट गई है। यही वजह है कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत शातिर और इनामिया अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। ताजा मामला थाना रामगांव क्षेत्र का है। शातिर बदमाश को एसओजी और रामगांव की पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया। देर रात नेपाल भाग रहे अर्जुन सिंह नाम के बदमाश को जैसे ही पुलिस ने रुकने के लिए इशारा किया, तभी उसने पिस्टल से पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस टीम की तरफ किए गए आत्मरक्षा फायर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ और बाइक से गिर पड़ा। अर्जुन सिंह के पास से एक पिस्टल, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। बताया जा रहा है कि अर्जुन सिंह नाम के शातिर बदमाश के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। यह बलिया जिले के उभाऊ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। अर्जुन सिंह नाम का बदमाश बड़ी घटना को अंजाम देकर नेपाल में छुप जाता था। पुलिस महीनों से इसकी तलाश कर रही थी। अपर पुलिस अधीक्षक डीपी तिवारी ने बताया कि इसके पूरे अपराध इतिहास को खंगाला जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।